हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी महासीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम बेसिक हमारी इस महासीरीज के अंतर्गत हम काफ़ी चीज़ें बेसिकली आपकी तैयारी को एकदम बिना कोचिंग के सटीक करवाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा यह सीरीज चलाई जा रही है। और इसमें आपने देखा होगा कि हम इकोनॉमी बेसिक तरीके से हमने इकोनॉमी पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। बेसिक से हमने पॉलिटी पढ़ी है, उसके लगभग लगभग आपको 27 वीडियो हो चुके हैं। 3-4 वीडियो की और लगभग 6 से 7 वीडियो की और बच रही है, उनको हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। इकोनॉमी 3 से 4 वीडियोस में हम इस इकोनॉमी को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अब वीडियोस की जो लेंथ है वो ज़्यादा रखेंगे। इकोनॉमी में हमारा टारगेट है कि आपको बेसिक से यहाँ से पढ़ा दिया गया है, चाहे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने। और इसके अलावा हमने एक बुक आपको मेंशन करी है, श्रीराम श्रीरंगम की बुक। इस बुक को भी आप हमारे नोट वीडियो के साथ फॉलो करो, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। इसके अलावा हम करंट अफेयर में आपके साथ में मंथली मैगजीन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम जून की मंथली मैगजीन कंप्लीट करने की कगार पे हैं। और विश्वास कीजिए कि हम इसको आपकी प्री एग्जाम से पहले हम मैगजीन जो भी आपके लिए ज़रूरी है उनको कंप्लीट करवा देंगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैडम और आपके सर के द्वारा आपको एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपकी 6, 7 और 8 ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट हो चुकी है विद डिटेल। सबसे बड़ी बात, डिटेल के साथ, स्पेशली प्री एंड मेंस के क्वेश्चन के साथ। और इसके साथ साथ हम टेस्ट भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको। कोई भी टेस्ट आप टेस्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम विजन के टेस्ट करवा रहे हैं, इसमें 2 टेस्ट आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए गए हैं विद डिटेल। और उनके किस तरीके से नोट्स बनाने, वो भी चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो इस तरह की इतनी चीज़ें आपकी इस मास सीरीज में चल रही है। और आपकी आंसर राइटिंग की कॉपी भी हम चेक करते हैं, लगभग 11 दिन की आंसर राइटिंग कॉपी अब तक चेक कर दी है। डे 12 का आंसर हम जल्दी ही क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ताकि डे 12 का चीज़ें हो जाए। उसमें आपको हमने एक एथिक्स की केस स्टडी भी अच्छे से सॉल्व करवा दी है। तो बेसिकली जो आपकी तैयारी के लिए आप बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो आपको चाहिए वो पूरी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी। आपको सारी रणनीति, सारी स्ट्रेटजी, सब चीज़ें हमने बता दिया। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं। और रहे आपके अदर सब्जेक्ट, अभी हिस्ट्री जोग्राफी हिस्ट्री और इकोनॉमी चल रहे हैं, जल्दी सब्जेक्ट में एनवायरमेंटल के सब्जेक्ट आपको लेके आएंगे। इसके अलावा इसके बाद जोग्राफी और हिस्ट्री 2 कंटिन्यू चलेंगे। जैसे अभी हम क्या करेंगे, पॉलिटी, अभी हमारा पॉलिटी और इकोनॉमी हमें ख़त्म करना है जल्दी। इसके बाद हम जोग्राफी और हिस्ट्री चलाएंगे, और मैडम आपको इन्वायरमेंटल पढ़ाएगी और साइंस टेक पढ़ाएगी। इस आधार पे आपके लगभग मेजर सब्जेक्ट है हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे, और एग्जाम से पहले कर देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जाए उसी टॉपिक का उस टाइम रिवीजन करो, और बेसिक जो जो मटेरियल हमने आपसे बोले हैं उन मटेरियल को यूज करते हुए करो। हमारा विश्वास है कि आप 2023 की एग्जाम यूपीएससी स्टेट पे ईजी वे में निकाल सकते हो, ज़्यादा टफ वाली चीज़ें नहीं है। और कुछ चीज़ें स्पेशली और ज़रूरत पड़ेंगी, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से कुछ नोट्स हमारी भी हैं, उसको भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फीस नहीं ली जा रही, आपसे एक ही फीस है, और वो फीस ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें। तो आज इकोनॉमी का अंतर्गत आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। और ये आपके एकदम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको लेकर के प्री में क्वेश्चन हर जगह आपसे पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट विशेष में कहो चाहे यूपीएससी में कहो। और इसके अलावा ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपको थोड़ी हेल्प जरूर करती है, इसलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय दर। तो विदेशी मुद्रा विनिमय दर का मतलब है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले अन्य देश की मुद्रा की कितनी इकाई आती है, तो उसकी एक्सचेंज रेट कहलाती है। जैसे अगर $1, अगर मैं बात करूँ $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, तो भारत की डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा दर कितनी है, $1 बराबर 40 रुपये। इसी प्रकार $2 बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, तो ये है एक्सचेंज रेट, कि अगर डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करना हुआ तो 40 रुपये देना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंटली अगर देखें तो 70 रुपीज़ है। तो ये है विनिमय दर, कि एक देश की दूसरे देश की, एक देश की एक मुद्रा के बदले, एक इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की कितनी इकाई मुद्रा आती है, वो हो जाती है एक्सचेंज रेट। जैसे $1 के बदले हमें कितना देना पड़ता है वर्तमान में, 70 रुपये, लगभग 70 रुपीज़। दूसरी बात, $1 के अगर हम बात करें तो अगर ₹1, हमारा ₹1 के बदले बांग्लादेश के 6 टका लगते हैं, 6 से 5 टका जो भी मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा से हमारी मुद्रा मजबूत है। तो एक देश की एक मुद्रा की इकाई दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयों के साथ एक्सचेंज होती है, उसी एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज जो आती है उसमें मुद्रा, उसी एक्सचेंज को हम विनिमय दर बोलते हैं बेसिकली। तो ये विनिमय दर क्यों जरूरी है, क्योंकि हम दूसरे देशों से जो व्यापार करेंगे तो उनकी मुद्रा के आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे यदि हम यूएसए के साथ व्यापार करेंगे तो यूएसए को हम जब यूएसए से वस्तु खरीदेंगे तो यूएसए को हम डॉलर देंगे,
जैसे यूएसए से अगर हमने कोई वस्तु खरीदी, 10 केजी की वस्तु खरीदी है जिसकी कीमत $100 है, तो हम यूएसए को $100 देंगे, लेकिन वो $100 हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे, 70,000 रुपये की कीमत हो जाएगी, समझे। इसलिए एक्सचेंज रेट दूसरे देशों के साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन में, उनके साथ वस्तुओं की सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए आपको विनिमय दर बहुत जरूरी है। लेकिन विनिमय दर का डिसाइड आखिर होता कैसे? अगर हमें कैसे पता लगता है कि $1 इतने रुपया का होगा या $1 इतने रुपये का होगा, 1 टका इतने की होगा, तो इसका पता कैसे लगता है? तो विनिमय दर प्रणाली को अगर हम देखते हैं तो एक देश की दूसरे देश के साथ मुद्रा का अगर एक्सचेंज करें तो उसके दो तरीके से थे। एक था स्थिर विनिमय दर प्रणाली, एक था फ्लेक्सिबल लचीली विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर प्रणाली मुख्य रूप से सरकार के द्वारा कंट्रोल होती थी। इसमें सरकार डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमारा $1 अमेरिका के कितने डॉलर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें सरकार की कंट्रोल में रहती थी। और लचीली में है कि मार्केट के कंट्रोल में रहती है, कि मार्केट में ऑब्वियसली अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो डॉलर की विनिमय दर भी बढ़ेगी, अगर रुपये की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो रुपये की विनिमय दर भी बढ़ेगी। तो लचीली विनिमय दर में मुद्रा एक देश की दूसरे देश की मुद्रा का डिसाइड है वो मार्केट के आधार पर। अब थोड़ा इनको विस्तार से देखें, ये चीज़ समझना, बेसिकली कॉन्सेप्ट, बहुत कॉन्सेप्ट की चीज़ें मैंने इसमें दी है आपको, कि स्थिर विनिमय दर जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती है, इसको दो तरीके से करते हैं। एक है स्वर्ण मान, यानी कि गोल्ड के आधार पर कैलकुलेशन होता है, और एक है ब्रेटन वुड्स, जो ब्रेटन वुड्स के द्वारा डिसाइड की गई थी, ठीक है, डिसाइडेड थी। अब देखते हैं सबसे पहले अगर स्वर्ण मान की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंतर्गत सोने को दोनों देशों के बीच में विनिमय का आधार माना जाता है। जैसे मान लें कि अगर ए देश है जिसकी मुद्रा में 2 ग्राम सोना लगता है और बी देश है जिसकी मुद्रा में 4 ग्राम सोना लगता है, तो इनकी एक्सचेंज रेट का मतलब है कि ए का 2, बी का 1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 ग्राम लगता है, ए के में कितना है 2 ग्राम और बी के में कितना है 4 ग्राम, तो बी की एक मुद्रा है उसमें 4 ग्राम सोना है और ए की एक मुद्रा है इसमें 2 ग्राम सोना है, तो बी की वैल्यू ज़्यादा है, अर्थात 4 ग्राम तक पहुंचने के लिए ए की 2 मुद्राओं की जरूरत पड़ेगी। तो सोने के आधार पर मुद्राओं को डिसाइड किया जाता है, जैसे डॉलर। अब डॉलर में मान लें अगर 2 ग्राम सोना है और रुपये में अगर 1 ग्राम सोना है, तो हम कह देंगे $1 बराबर 2 रुपये, क्योंकि $1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ग्राम सोना इसमें है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ जो एक मुद्रा है उसमें 1 ग्राम सोना है, तो 2 मुद्रा हो जाएगी, 1 ग्राम सोना होगा। इसलिए इसमें सोने के आधार पर कि उस मुद्रा में सोना कितना लगा है, अगर डॉलर में ज़्यादा सोना लगा है तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर रुपये में ज़्यादा सोना लगा है तो रुपये की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से इसमें स्वर्ण के आधार पर डिसाइड होती है, फिक्स रहती है। भाई हमारे अगर 2000 के नोट में हमारा 1 केजी 2000 के नोट के बदले, देखो सोने का मतलब है उसके बदले हमने कितना पैसा लगा है, ठीक है वो। इससे अगर मान लें हमारा 2 केजी, अगर हमारे 2000 के हमारे रुपये की वैल्यू इतनी है कि 1 रुपये में हम 2 ग्राम सोना यूज करते हैं और अमेरिका $1 में अगर 4 ग्राम यूज करता है, तो उसके बदले हमारा 1, 2 के बदले हमारा उसका 1 हमारा 2, तो ग्राम यानी उसमें कितना है, तो ये फिक्स रहती है, जितना ग्राम होता है उसके आधार पर सोने के आधार पर डिसाइड किया। ब्रिटेन वर्ड्स में क्या है, ये सोने की बजाय डॉलर को डिसाइड कर दिया कि डॉलर विभिन्न देशों की मुद्रा है, कुछ एक देश की मुद्रा के साथ संबंधित कर दिया। जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे $1 बराबर $40 रुपये, ठीक है। तो डॉलर के मुकाबले हमारी मुद्रा कितनी है, 40 रुपये, और $1 बराबर 2 येन। सी, $1 बराबर 40 रुपये और $1 बराबर 2 येन। तो अगर हमें जापान के साथ मुद्रा का एक्सचेंज करना है तो येन में करेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो डॉलर से कंपेयर करेंगे कि भाई $1 के मुकाबले यदि हम 40 रुपये देते हैं और जापान $1 के मुकाबले यदि 2 रुपये देता है, 2 येन देता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जापान के 2 येन बराबर हमारे 40 हैं, तो हमारा जापान के 1 येन बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो जापान की मुद्रा के साथ हमारा कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से डॉलर को एक आधार बनाया जाता है, तीसरे देश की मुद्रा के साथ हमें कंपेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ब्रेटन वुड्स में डिसाइड किया गया कि देशों के बीच में मुद्राओं का एक्सचेंज है वो डॉलर के आधार पर किया जाए, क्योंकि अपने आपको पता है डॉलर पे आधार पे ही क्यों रखा, क्वेश्चन ही आता है आपके समझ में,
तो डॉलर के आधार पर रखने का मेन कारण यह था कि सामान्यतः हम उस देश की मुद्रा के साथ रखेंगे जिस देश की मुद्रा स्थिर ज़्यादा हो। और आप देख सकते हैं 1945 की सिचुएशन में दुनिया की सबसे ज़्यादा स्थिर जो इकोनॉमी थी वो थी यूएसए की। इकोनॉमी जितना स्थिर होगी आपकी मुद्रा उतनी ही स्थिर होगी, इसलिए डॉलर को पावरफुल करेंसी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो यूएसए डॉलर को स्वर्ण और यूएसए के डॉलर में सोने के आधार पर डिसाइड कर दिया। तो इस आधार पर विनिमय प्रणाली है वो आईएमएफ के द्वारा डिसाइड करने लगी कि आईएमएफ डिसाइड देगा कि किसकी देश की विनिमय दर कितनी करनी है। और आईएमएफ क्या करता था, समायोजित करता था। जैसे वही $1 बराबर 40 रुपये, $1 बराबर 2 येन, तो इनके आधार पर डिसाइड करता था कि 1 येन बराबर 20 रुपये हो। तो इसके आधार पर चीज़ें डिसाइड हो रही थी। ये थी फिक्स चाहे मार्केट कुछ भी हो, हम $1 बराबर 40 रुपये ही देंगे, या $1 हम 1 रुपये बराबर 1 येन बराबर 20 रुपये ही देंगे। ये फिक्स था, कोई एक्शन नहीं था। अभी तक सरकार ने कंट्रोल करा, लेकिन ये एक मार्केट इकोनॉमी के लिए सही नहीं था, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी कहती है कि अगर भारतीय रुपये की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये भारतीय रुपया मजबूत होना चाहिए, और अगर यूएसए के डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो यूएसए का डॉलर मजबूत होना चाहिए। अब आपने एक चीज़ समझी होगी कि किसी देश की डिमांड कैसे बढ़ती है, ये हम इसमें समझते हैं बाजार के आधार पर। तो वर्तमान में डिसाइड की जाती है इसके आधार पर डिसाइड की जाती है, लचीली विनिमय दर के आधार पर। जो वर्तमान डिसाइड होती है वो लचीले विनिमय प्रणाली के आधार पर होती है। अब ये डिसाइड होती है मार्केट के आधार पर। जैसे अभी मैं बताता हूँ, इसको समझना थोड़ा धैर्य से कि अब वर्तमान में आपने सुना होगा कि किसी दिन हमारा $1 $70 हमारा $1 70 के बराबर हो जाता है, किसी दिन $1 71 के बराबर हो जाता है, तो किसी दिन $1 ₹69 के बराबर होता है। ये चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि हम लचीली विनिमय प्रणाली के आधार पर चीज़ें डिसाइड की जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो ये लचीली विनिमय प्रणाली दर कैसे डिसाइड की जाती है, ये इसमें किसी देश की मुद्रा की डिसाइड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर की जाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में देखो नियम ये कि अगर आप यूएसए से वस्तुओं का आयात करोगे, अगर इंडिया यूएसए से वस्तुओं का आयात करेगा तो भारत को क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हम आयात करेंगे उतना ज़्यादा हमें डॉलर देना पड़ेगा, अर्थात जितना ज़्यादा हम यूएसए से आयात करेंगे, हम जो यूएसए से आयात करेंगे वो हमारे लिए तो इम्पोर्ट है, लेकिन यूएसए के लिए एक्सपोर्ट है। अर्थात यूएसए जितना ज़्यादा निर्यात करेगा उसकी मुद्रा की डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो जितना ज़्यादा रुपया जितना ज़्यादा वस्तुएं बेचेगा डॉलर लेगा, जितना ज़्यादा वस्तु बेचेगा उसके बदले लोगों को डॉलर देना पड़ेंगे। तो जिस देश का जितना ज़्यादा निर्यात होता है उस देश की सामान्यतः मुद्रा उतनी ही मजबूत होती है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे अगर रुपये की मांग, हमारा निर्यात ज़्यादा है तो रुपये की मांग बढ़ेगी, और रुपये की मांग बढ़ेगी तो रुपया अपने आप में मूल्यन रुपये का अपने आप में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है कि एक टाइम पर $1 की कितनी डिमांड है और उसी टाइम पर रुपये की कितनी डिमांड है। इन डिमांड के आधार पर इसकी डिसाइड होती है विनिमय दर, समझ गए। तो डिमांड होती है और डिमांड डिसाइड होती है आयात और निर्यात से। जितना ज़्यादा हम निर्यात करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे रुपये की वैल्यू होगी, क्योंकि लोग रुपये हमसे, अगर ऐसे हम अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे तो अमेरिका हमें डॉलर के बदले वो हमें डॉलर के बदले क्या देगा, रुपया। उसको भारत में से व्यापार करने के लिए रुपये की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे अपने यहाँ से क्या लेगा। जैसे कोई अमेरिका भारत में $100 लेके आया, $100 को पहले रुपये में कन्वर्ट करेगा, तो कितने हुए 7,000, फिर 7,000 से भारतीय वस्तु खरीदेगा, फिर इनको ले जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हम निर्यात करेंगे, अब हमारे यहाँ देखो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार आ जाएंगे, तो जितनी ज़्यादा हमारी मार्केट में वैल्यू होगी हमारे रुपये की, उसी आधार पर विनिमय दर डिसाइड होगी। तो वर्तमान में विनिमय दर का डिसाइड इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। अब इनमें दो शब्द ध्यान रखना। विनिमय दर में एक होता है स्थिर विनिमय, पहले ये बोलते थे जब स्थिर विनिमय के आधार पर जब विनिमय दर डिसाइड होती थी, जिसमें स्थिर विनिमय आपने देखा एक गोल्ड है, बेस्ड है, और एक वेटरन बोर्ड है। वेटरन बोर्ड, ये दो प्रणाली थी। इनके आधार पर जब स्थिर विनिमय दर डिसाइड होती थी तब इनका नाम क्या खेला था। अगर $1 के मुकाबले 10 रुपये है और $1 के मुकाबले अगर 100 रुपये होगा, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये कमजोर हुआ है, इसे बोलते थे डीवैल्यूएशन। स्थिर विनिमय दर का नाम, जब रुपया कमजोर होता था
तो स्थिर विनिमय प्रणाली में उसको डीवैल्यूएशन बोलते थे, और लचीली प्रणाली में उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो अभी आपने सुना होगा मुद्रा का अवमूल्यन, क्या सुना होगा? मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन होने का मतलब है कि हमारी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कम हो रही है। जैसे पहले $1 मुकाबले 10 रुपये थी, आज $1 मुकाबले 100 रुपये हो गई, अर्थात जो पहले 10 रुपये की वैल्यू थी आज वो 100 रुपये की वैल्यू। तो ये हो गया क्या? डेप्रिसिएशन। लचीली में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और स्थिर में बोलते हैं इसको डीवैल्यूएशन। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपसे कहीं भी पूछे जाए तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या। इसके अलावा अगर मान लो हमारा पहले $1 बराबर पहले 100 रुपये थे, और अब $1 बराबर 10 रुपये हो गए, तो रुपया मजबूत हुआ। जब रुपया मजबूत होता है तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। स्थिर विनिमय दर में उसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं, जबकि लचीले विनिमय प्रणाली में उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, यानी अधिमूल्यन। क्या बोलते हैं? अधिमूल्यन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब एक्सचेंज रेट मैंने बताई थी, एक होती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक होती है रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल का मतलब है कि चालू वर्ष के आधार पर अगर हम एक देश की दूसरे देश की मुद्रा को एक्सचेंज रेट लेते हैं, जैसे भारत में अगर वर्तमान समय में देखा आज के दिन देखा जाए तो $1 बराबर 70 रुपये, जबकि 2010 में $1 बराबर 40 रुपये थे। ठीक है, तो अगर हम $1 को अगर करंट ईयर के आधार पर देखेंगे वर्तमान में, तो करंट ईयर के आधार पर देखेंगे उसको बोलेंगे नॉमिनल, और नॉमिनल का, और दूसरी बात रियल के आधार पर अगर उसको बेस ईयर के आधार पर समायोजित किया जाएगा, आधार वर्ष के आधार पर। जैसे 2010 में $1 बराबर 40 रुपये थी, और आज 2022 में $1 बराबर 70 रुपये। तो आधार वर्ष के साथ अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो $1 बराबर 40 रुपये होगा। तो इसको बोलेंगे हम रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसके बाद आता है एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब है, अभी तक जो मैं एक्सचेंज रेट बात कर रहा था वो $1 एक देश के साथ कर रहा था, लेकिन मान लें एक साथ हम 10 से अधिक देशों की मुद्राओं का एक साथ कंपेयर करें। जैसे मान लें भारत 10-15 देशों के साथ व्यापार करता है और उनके साथ नॉर्मली उसकी मुद्राएं एक्सचेंज होती रहती है। तो इसका मतलब है कि जो व्यापारिक भागीदारी देश है, विभिन्न व्यापारिक भागीदार देश है, उनके साथ मुद्रा की दर को तय किया जाता है। जैसे ₹1, जैसे एक साथ डॉलर ले लिया, येन ले लिया, युआन ले लिया, और इनके साथ फिर कंपेयर करें हम रुपये को एक साथ इनके साथ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और जब यही चीज़ हम करंट ईयर पे करेंगे तो इसे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मिलेगा, और यही चीज़ जब आधार ईयर के आधार पर करेंगे तो उसको रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलेंगे। जब ये नीड और रीड आपसे पूछी जाए, ये यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, जब भी ये चीज़ें पूछी जाए तो इनको आप ध्यान रखें। ये सारी इफेक्टिव मतलब एक साथ हम कई देशों की मुद्राओं के साथ एवरेज, जैसे कई देशों की मुद्राओं का एवरेज निकाल के उसके साथ हमारी एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो वो होता है हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब वो चीज़ हम करंट ईयर पे करेंगे तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगी, और वही चीज़ जब आधार वर्ष पे करेंगे तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगी। ठीक है, तो नीर देखो, अगर मान लो नीर का मतलब ये है कि ये करंट ईयर पे, रीड का मतलब ये आधार ईयर पे। अगर करंट ईयर में चेंज ज़्यादा हो रहा है तो इसका मेन कारण है इन्फ्लेशन। सही बात है, क्योंकि मुद्रा की अगर वैल्यू घट रही है तो इन्फ्लेशन की वजह से घट रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर कोई डाउट हो इसमें, कोई चीज़ समझ में नहीं है दोस्तों, पूछ लेना है। अगला आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी के बारे में आपने सुना होगा, और बीओपी के बारे में आप सुना ही होगा, बीओपी को लेकर प्री में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और मेंस के लिए आपको डालने क्वेश्चन, जब आप यदि आपको बड़ा पद देते होंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हमारे पास से वस्तुएं ज़्यादा गई, सॉरी हमारे पास आई ज़्यादा है गई कम। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मतलब जो किसी एक देश के द्वारा, मतलब भारत एक देश है, एक निश्चित समावधि यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में निवासियों और गैर निवासियों के बीच होने वाले आर्थिक लेन देनों का व्यक्तिगत दस्तावेज क्या होता है? पीओपी। निवासियों और गैर निवासियों, है ना। भारत में जैसे अगर मैं बात करूँ, भारत में गैर निवासी भी रहते हैं, विदेशी लोग भी भारत में रहते हैं, विदेशी कंपनियां भी भारत में रहती हैं। तो जो विदेशी लोग भारत में रहते हैं वो भारत से जो वस्तु लाभ के बाद भारत से वस्तु निकाल के ले जाएंगे, और इस प्रकार बहुत सारे भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं तो वो अपने लाभ को हमारे यहाँ भेजेंगे। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेट रूप से देखो, जीडीपी में क्या होता है कि एक घरेलू सीमा होती है, चाहे उसमें विदेशी हो चाहे घरेलू हो, वो एक घरेलू सीमा उत्पादन होने वाले वस्तु कैलकुलेट किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैलकुलेट करते हैं
कि हमारे ओरिजिनल देश के निवासियों के द्वारा, चाहे वो हमारे यहाँ निवास कर रहे हो चाहे विदेश में निवास कर रहे हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं या इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरे देश के निवासी, चाहे वो हमारे यहाँ रह रहे हो चाहे विदेश में रहे हो, उनके बीच में होने वाले आर्थिक लेन देन हम एक डॉक्यूमेंट में रखते हैं, डॉलर को कैलकुलेट करते हुए, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये व्यवस्थित डॉक्यूमेंट होता है, ध्यान रखना। एक डॉक्यूमेंट रखते हैं, ये आईएमएफ के द्वारा हर देश को दिया जाता है। आईएमएफ हर देश को इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के डॉक्यूमेंट को देता है। और देता क्या है, इसमें जैसे अकाउंट होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, और अकाउंट में देखा जाता है कि कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में मुख्य रूप से निवासी और गैर निवासियों के बीच में एक्टिविटी देखी जाती है कि हमारे यहाँ भारत के अंतर्गत रहने वाले जो कितने निवासी थे और कितने गैर निवासी थे, और उनके बीच में क्या क्या आर्थिक लेन देन हुआ, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से देखा जाता है। जैसे अगर थोड़ा इसको और विस्तार से हम देखें, थोड़ा देखो, इसके दो अकाउंट होते हैं। अगर एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डॉक्यूमेंट या व्यवस्थित डॉक्यूमेंट होता है, इसमें दो खाने होंगे, एक होगा करंट अकाउंट का और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये दो खाने होते हैं। फिर इनके अंदर भी और खाने होंगे और बैक होंगे। देखो, करंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक दृश्य मद जो दिखाई देते हैं स्पेशली वस्तु है, और एक अदृश्य मद जिनमें आएगी वो सेवाएं। अब दृश्य मदों की अगर मैं बात करूं तो उनमें हो सकता है आयात, यानी हमारे यहाँ से गई हो वस्तु, और निर्यात, हमारे यहाँ वस्तु आई। तो दृश्य मदों के अंतर्गत आता है वस्तुओं का आयात निर्यात, इसे बोलते हैं व्यापार अकाउंट। क्या बोलते हैं? व्यापार अकाउंट। तो जो व्यापार अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का एक पार्ट है। समझ गए? अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापार अकाउंट क्या है, तो व्यापार अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत करंट अकाउंट का एक पार्ट है। ठीक है, करंट अकाउंट का दूसरा पार्ट है दृश्य अदृश्य, यानी कि बस सेवाएं, वो कुछ अदृश्य जो दिखाई देगी, तो सेवाएं हो गई इसमें। अगर मैं सेवाओं की बात करूं तो सेवाओं में जैसे सेवा हो गई, इनकम हो गई, और हस्तांतरण प्राप्ति। जैसे पर्यटन, अगर हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आए हैं तो हम इसमें प्लस में चले जाएंगे, और हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर पर्यटन में गए तो हम माइनस में चले जाएंगे। समझ रहे? इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारी एयरलाइन ज़्यादा गई है और विदेशी एयरलाइन कम आई है, हम प्लस में, और यदि विदेशी एयरलाइन ज़्यादा गई है और हमारी एयरलाइन कम आई है तो माइनस में। समझ? वित्तीय, वित्तीय का मतलब है कि हमारे लोगों ने विदेश में ज़्यादा निवेश करके जो रेवेन्यू कमाया, या हमारे लोगों ने ज़्यादा वहाँ पर, मतलब निवेश इन द सेंस कि वहाँ के लोग जैसे वित्तीय सेवाएं, आपस में लोग सेवाएं करते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कई चीज़ों की सेवाएं, तो उसमें। और एक कहता है आय, आय का मतलब लाभ। एक तो हमारे लोगों की विदेश, जैसे हमारे लोगों की यूके में, फ्रांस में जगह जगह पर कंपनियां हैं, उनसे होने वाला इनकम या प्रॉफिट या ब्याज। हमारे लोगों ने विदेश में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट लोन दे रखा है, उनसे मिलने वाला ब्याज। अगर मान लें हमने ज़्यादा दे रखा है और बाहर कम, अगर हमने ब्याज ज़्यादा दे रखा है लोगों को लोन ब्याज पे, और हमारे यहाँ से ब्याज कम जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम प्लस में रहेंगे। इस प्रकार लाभांश में लाभांश। हस्तांतरण जैसे दान, उपार और रेमिटेंस, यानी कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग दान, अगर विदेशी लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा दान किया है तो हम प्लस में जाएंगे, और हमारे लोगों ने विदेश में ज़्यादा दान किया है तो हम माइनस में जाएंगे। तो ये होती है एड्रेस। तो नॉर्मली एड्रेस मतलब हम देखते हैं कैलकुलेशन करके, तो ये एड्रेस मदों में आती है। ये पता होना चाहिए, प्री में पूछा जाता है कि ये किस अकाउंट का पार्ट है। ये सारा किसका अकाउंट का पार्ट है? करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक अकाउंट और होता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आता है एक तो निवेश, ऋण और बैंक खाता। निवेश में एफडीआई आते हैं, यानी कि हमारे लोग भी विदेश में जाकर निवेश कर सकते हैं, विदेशी लोग हमारे यहाँ भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा एफडीआई, इन दोनों को आगे देखेंगे। और ऋण, ऋण में एक ऋण होता है संप्रभु ऋण और एक कॉमन, यानी कि हम बाहर से ऋण लेंगे या बाहर वाले यहाँ से ऋण लेंगे। बैंक खाता इनके आधार पर हम देखेंगे। ये कैपिटल बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, अकाउंट में आप समझ गए होंगे कि करंट बैलेंस और पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट हो गया और एक आपका करंट अकाउंट। और जो हम वस्तु और सेवाओं का व्यापार करते हैं, जो व्यापार है, ये हमारा जो वस्तुओं का हम जो व्यापार करते हैं वो आता है दृश्य मद, और सेवाओं का जो व्यापार आता है वो अदृश्य मदों के अंतर्गत आता है। तो जो वस्तुओं का व्यापार होता है वो करंट अकाउंट की बात उठी, इसलिए हमारा करंट अकाउंट यानी दृश्य मद, दृश्य मद में आयात प्लस निर्यात किसका? वस्तुओं का। तो व्यापार घाटा कैसे कि हमारा आयात ज़्यादा है, और व्यापार अधिशेष कैसे कि हमारा निर्यात ज़्यादा है। लेकिन भारत में करंट अकाउंट के अंतर्गत घाटा रहता है।
क्यों? क्योंकि हम आयात ज़्यादा करते हैं। जैसे कच्चा तेल का हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, लगभग अपनी ज़रूरत का लगभग 65% से ज़्यादा हम आयात करते हैं। दूसरा सोना, हमारे लोग सोना बहुत ज़्यादा, आपको पता है हमारे यहाँ सोना है। एक तो लोगों को शादियों में सोना पहनने का बहुत शौक रहता है, शादियों में सोना गिफ्ट करने का बड़ा शौक रहता है। और इसके अलावा हमारे मंदिरों में या अपने अपने आस्था के स्थलों में सोना को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा जाता है। और हमारे यहाँ सोना, इसलिए हमारे यहाँ सोने का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, तो इससे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि सोने का हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, तो इसके बदले में डबल डॉलर या कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा मिले। इसके अलावा ब्याज दर का मतलब है अगर महंगाई को कम करने के ब्याज दर को कम करने का प्रयास। देखो अगर हमारे यहाँ ब्याज दर ज़्यादा है, अगर हमारे यहाँ ब्याज दर ज़्यादा है तो निवेशक यहाँ निवेश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिटर्न उनको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर यूएसए में विदेशी बैंकों में अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो लोग निवेशक वहाँ जाके निवेश करेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, अगर हमारे यहाँ ब्याज दर हाई है तो निवेशक निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको महंगा ब्याज मिलेगा। तो इसको भी देख करके चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो करंट अकाउंट चीज़ में ये तीन चीज़ें आती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि करंट अकाउंट को अगर आपको प्लस में लाना है तो किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है, तो देखो कच्चा तेल की वजह से हमारा करंट अकाउंट माइनस हो जाता है, तो पहला काम तो ये करो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो, और आपको पता है भारत रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करा है, चाहे आपको बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीलर, सोलर, बायोड एनर्जी, इन पे सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है, जिसका मेन कारण है हम कच्चे तेल के पर हमारी निर्भरता है उसको कम करना। सोना, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चलाई है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा समझो। भारत में 2015 में चलाई थी। जैसे आपको पता है भारत का, सबको पता है कि भारत का सोना लोगों ने अपने तिजोरियों में अपने घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और जो घर के अंदर सोना बना बंद करके हैं वो यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में नहीं है। तो सरकार चाहती है कि देखो ऐसा नहीं है कि भारत में सोने की कमी है, भारत में सोने की कोई कमी नहीं, लेकिन भारत में सोना है वो बंद पड़ा हुआ है, कहीं मंदिर में पड़ा हुआ है, कहीं घर के अंदर दादा दादी जी बड़े बुजुर्ग हमने अपने यहाँ बचा के रखा हुआ है, सोना बंद पड़ा है। इसलिए सोने को मार्केट में लाने के लिए सरकार ने एक स्वर्ण मुद्रीकरण योजना चलाई। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में अलग अलग कैटेगरी का सोना, मतलब ग्राम का सोना हम ले सकते हैं। और उसमें यह था कि लोगों से बोला कि देखो आपका ये सोना है, जाएगा कहीं नहीं, इसको आप बैंक के पास जमा करवा दो, घर में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, बैंक क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट देता रहेगा, आपका सोना जब आपको जरूरत पड़े वापस ले लो। इसकी वजह से लोगों को, सरकार का उद्देश्य था कि लोगों का घर में रखा हुआ पैसा मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आएगा तो सरकार उसको यूज कर लेगी, बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा, और जब आयात नहीं करना पड़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव नहीं होगा, या करंट अकाउंट आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें बेसिक सी थी। तो अभी तक हम देख रहे थे करंट अकाउंट के बारे में, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। देखो दोस्तों, ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में इसी पार्ट से, और यही पूछा जाएगा कि अगर भारत का कच्चा तेल आयात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, पूंजीगत खाते में पड़ेगा, करंट अकाउंट में पड़ेगा, कि व्यापार खाते में पड़ेगा। इस तरीके से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे भी क्वेश्चन पूछो आप इजीली इसका आंसर दे दो। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा करो। सेकंड इसमें आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो, पहला आया निवेश, बाह्य निवेश, यानी बाहर से जो निवेश आता है। तो इंडिया के लिए बाहर निवेश क्या है, बाहर के देशों का, और जैसे पाकिस्तान के लिए उसके बाहर के देशों का। तो बाहर निवेश एफडीआई, एफडीआई और एक होता है एफडीआई। अब इनको थोड़ा देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे कई बार पूछी जाती है। हालांकि मैंने थोड़ा सा करंट में कई बार आया था तो मैंने वहाँ बताया था, लेकिन यहाँ डिटेल से देखे थे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म, यानी कि किसी निवेशक द्वारा सीएस बेस में, मान लो कोई यूएसए का निवेशक है और सीएस बेस में, चाहे चाइना में, चाहे यूके में, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, यहाँ पर अगर निवेश किया है तो ये सारा एफडीआई कहलाएगा। समझ गए? तो अगर किसी निवेशक द्वारा सीएस बेस में अपनी कोई औद्योगिक इकाई में, या तो औद्योगिक इकाई के निर्माण के लिए या औद्योगिक इकाई के विस्तार के लिए अगर कोई निवेश किया है तो वो निवेश एफडीआई कहलाएगा। ठीक है ना, वो निवेश क्या कहलाएगा, एफडीआई। अब एफडीआई भी दो तरीके के होते हैं। तो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन इसी से घूम फिर के आता है।
एफडीआई दो तरह का है। देखो ध्यान रखना एक चीज़ और है, एफडीआई से हमें फायदा क्या होता है, विदेशी हमारे पास फंड आ जाता है, और इस फंड के मतलब ये लोन के थ्रू फंड नहीं। देखो आप दो तरीके से आप वित्तीय सहायता ले सकते हैं। अगर हमारे पास फंड की कमी पड़ गई तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, किसी देश से लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि वो टाइम के बाद चुकाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमें दूसरे देशों से एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे देश के जो निवेशक है हमारे निवेश करने आए तो अपने आप पैसा आ जाएगा, हमें किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ना किसी प्रकार का वापस रिटर्न करने। वो निवेश करने आए, फायदा हुआ तो ले जाएंगे, नहीं फायदा हुआ तो उनका खुद का नुकसान है। तो इसलिए ज़्यादातर एफडीआई होती है वो किसी देश की उत्तरदायित्व नहीं होता, वो देश की लायबिलिटी नहीं होती, चुकानी नहीं पड़ती सरकार, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब एफडीआई दो प्रकार की होती है, एक तो है ग्रीन फील्ड, एक होती है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब है जब कोई निवेशक बाहर को निवेश करना है, मान लें एलन मस्क निवेश करना है भारत में, तो उसने अगर भारत में अपनी न्यू प्रोजेक्ट सेटअप किया तब तो हो जाएगा ग्रीन फील्ड। और दूसरा, अगर उसने अंबानी रिलायंस का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें निवेश किया, पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें निवेश किया, हो जाएगा ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब है पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो उसमें आके निवेश करे कोई निवेशक, वो एफडीआई तो है लेकिन ब्राउन फील्ड एफडीआई, ठीक है। इसके बाद आता है एफपीआई। कॉमन भाषा में अगर एफपीआई को समझे तो जो शेयर मार्केट में जो निवेश होता है, बॉन्ड में जो निवेश होता है, इक्विटी में जो निवेश होता है, वो होता है सब एफपीआई। तो बॉन्ड, शेयर, इक्विटी इनके माध्यम से जो निवेश होता है वो सारा निवेश आपके एफपीआई में जाना जाएगा। इसको और बाइफरकेट करेंगे, थोड़ा और इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। लेकिन नॉर्मली ये है कि अगर कोई चीज़ जो मुख्य रूप से इसमें अगर आपने देखा होगा कि अगर निवेश शेयर मार्केट में है या बॉन्ड में है तो क्या कहलाएगा, आपका एफपीआई कहलाएगा। एफपीआई को थोड़ा सा और अच्छे से परिभाषित करने के लिए अरविंद मायराम घोष की अरविंद मायराम की समिति बैठी, और अरविंद मायराम समिति ने एफपीआई को थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर डिसाइड किया, और डिसाइड किया कि एफडीआई और एफपीआई का मतलब क्या है। तो सही में एफडीआई एफपीआई की परिभाषा ही है। देखो अगर कोई अगर किसे एफडीआई माना जाएगा, किसे एफपीआई माना जाएगा, तो एफडीआई किसे मानेगा, अगर कोई लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो, कौन सी कंपनी, जो शेयर मार्केट में रजिस्टर हो या लिस्टेड हो, जैसे निफ्टी या बीएसई, इनमें अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है उसे बोला जाएगा सूचीबद्ध कंपनी। तो अगर सूचीबद्ध कंपनी में अगर किसी निवेशक का, देखो है तो सूचीबद्ध कंपनी, और उसके शेयर में यदि उस 10% से ज़्यादा निवेश करता है, 10 या 10% से ज़्यादा निवेश करता है, शेयर में 10 या 10% से ज़्यादा निवेशक करता है तो हो जाएगा एफडीआई, और 10% से कम करता है तो क्या हो जाएगा एफपीआई। बस इतना ध्यान रखना है। अगर 10% से, क्योंकि 10% से अधिक निवेश हो जाएगा तो मुख्य रूप से यह है कि कहीं उसकी कंपनी हो जाएगी, काफ़ी हद तक 1/10 स्तर तक उसकी कंपनी हो जाएगी। तो ये है सूचीबद्ध कंपनी में अगर उसका 10 या उससे अधिक इन्वेस्टमेंट है तो वो हो जाएगा आपका एफडीआई, ठीक है ना। और अगर मान लें कोई कंपनी जो सूचीबद्ध नहीं है उसमें होने वाला कोई भी निवेश, चाहे वो 10% से कम हो या ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, आपका एफडीआई, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल होते हैं 90 डेज तक के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है 365 डेज से अबव, 365 डेज के लिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म होती है और जी सैक लॉन्ग टर्म होती है। तो ट्रेजरी बिल और जी सैक में कोई एफडीआई निवेश नहीं होगा, ध्यान रखना। ट्रेजरी बिल और जी सैक में अगर कोई निवेश है तो एफडीआई की श्रेणी में नहीं आएगा। सेकंड चीज, एफडीआई का नियंत्रण कौन करती है, आरबीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण कौन करेगा, आपके आरबीआई करेगा। ये चीज हमको ध्यान में रखनी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, ये तो एफडीआई की परिभाषा होगी कि 10 लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे अधिक, और अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी हो सब एफडीआई कहलाएगा। एफपीआई में क्या है, इसका नियंत्रण सेबी करती है क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। और सूचीबद्ध कंपनी में अगर 10% से नीचे है तो वो एफपीआई कहलाएगा। असूचीबद्ध कंपनियों में एफपीआई का निवेश नहीं किया जाता, वो एफडीआई होता है। जो भी अनलिस्टेड कंपनीज होती है तो उसमें जो निवेश होगा वो, क्योंकि वो शेयर मार्केट का निवेश नहीं होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो कंपनियों में जो भी निवेश किया जाएगा जो लिस्टेड कंपनी नहीं होंगी
में किया गया निवेश आपके एफडीआई कहलाता है। ठीक है, आपको पता है ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के होते हैं, इसमें कोई शेयर एफडीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म इसलिए नहीं करते, पता नहीं आज निवेश किया कल लेके भाग गया तो मार्केट डाउन हो सकता है। जैसे मान लो कोई विदेशी निवेशक चाल करना चाहता है कि इंडिया का मार्केट डाउन करना है, तो विदेशी निवेशक जानबूझ करके किसी एक्स नाम की कंपनी में बहुत जबरदस्त तरीके से जी शेयर में बहुत टी बिल में बहुत तेज गति से निवेश किया, इससे इसका बूम हुआ। बहुत सारे लोगों ने जैसे ही मार्केट बूम हुआ बहुत सारे लोगों ने और निवेश किया, लेकिन अचानक से ये लेके भाग गया तो मार्केट गिर गया, तो यहाँ और लोगों का पैसा डूब गया। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल टेररिज्म। हम आप पे आगे देखेंगे इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ट्रेजरी बिल में कोई एफपीआई अलाउड नहीं है, और जी शेक में एफपीआई अलाउड है क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, अब ये तो होगा एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस, लेकिन अब ध्यान रखना एफडीआई के भी मार्ग है कि किस तरीके से भारत में एफडीआई फ्लो कर सकता है। तो एक है स्वचालित मार्क्स, जिसमें ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और एक है सरकारी मार्ग जिसमें सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। तो इन दोनों का हम थोड़ा सा देखते हैं। एक है स्वचालित मार्ग की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यह है कि कोई विदेशी निवेशक आरबीआई की बिना पूर्व अनुमति के, आरबीआई से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या करेगा किसी जगह जाके निवेश करेगा, और जिन जिन क्षेत्रों में मान लो स्वचालित मार्ग से एफडीआई सरकार सामान्यतः है जिसमें सरकार को कोई रिस्क नहीं होती, नुकसान नहीं होता, उस क्षेत्रों में सरकार स्वचालित मार्ग से एफडीआई अलाउ करती है ताकि निवेशक इजिली वे में आकर के निवेश कर जाए और इससे भारत में निवेश ज़्यादा बढ़ जाए। तो 30 इसमें क्या है कि मान लें आपने निवेश कर दिया, जैसे आपने निवेश किया है आपको 30 डेज में एक बार आरबीआई को इंटीमेशन कर देना है कि भाई हाँ मैं विदेशी नागरिक हूँ और मैंने आपकी इस कंपनी में इतना इतना निवेश किया है। तो इतना काम करना है आपको स्वचालित मार्ग से, और 90% भारत में एफडीआई आती है स्वचालित मार्ग से आती है, क्योंकि हमने एफडीआई को बहुत इजी बना दिया। तो ये हमारे सुधार थे जो एफडीआई को हम इजी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सरकारी मार्ग से, इसमें सरकार की अनुमति लेनी, सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं जो रणनीतिक रूप से सामरिक दृष्टि से बहुत होते हैं, और जिसमें हम नहीं चाहते कोई विदेशी इन्फ्लुएंस हो, तो उनको हमने कंट्रोल करने के लिए पहले कोई विदेशी निवेशक हम यहाँ आता है, जैसे आपको पता है कि अगर कोई विदेशी निवेशक आता है तो विदेशी निवेशक का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है फाइनेंशियल पावर, और वित्त की वजह से कुछ भी करवा सकता है, हो सकता है किसी दूसरे देश की सरकार को ही गिरवा दे। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र जहाँ पर हो सकता है, जैसे मीडिया, अब मीडिया में कोई विदेशी निवेशक आया और सारे मीडिया को इंडिया को खरीद लिया और उनको लगता है कि मोदी को गिराना है, तो मोदी के विरोध में सारे मीडिया को कर दिया तो मोदी सरकार गिर जाएगी। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में कोई भी आसानी से निवेश ना करें, उसके लिए सरकार को अनुमति देने की, सरकार की अनुमति लेने की जरूरत है। सरकार के बिना अनुमति को नहीं कर पाएगा, उन्हें बोलते हैं सरकारी मार्ग। जैसे खनन क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र, मीडिया, व्यापारिक उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इनमें अगर किसी भी कंपनी को, चाहे विदेशी कंपनी है, उसको यदि निवेश करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें दो कैटेगरी, अगर किसी ने निवेश किया 5,000 करोड़ रुपये से कम, और अगर किसी ने निवेश किया 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा। तो अगर 5,000 रुपये से कर का निवेश किया है, तो आपको पता है हमारे पास एक संस्था है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये 5,000 रुपये तक के निवेश पर एफडीआई में सहमति देता है। ठीक है ना, पहले ये एफआईपीवी था, अब आप कन्वर्ट कर दिया एफआईएफपी। तो इसमें यह है कि ऑनलाइन सिंगल विंडो के माध्यम से आप इजीली इसमें अपियर कर सकते हो कि मैं 5,000 करोड़ रुपए तक का ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, और ऑल डिप है हमारा जो, वो देखेगा कि किस सेक्टर में जाना है, किस मिनिस्ट्री में लगना है निवेश। मान लो कोई शिक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहा है, शिक्षा मिनिस्ट्री से, कोई एग्रीकल्चर में निवेश करेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, कोई खनन में निवेश करेगा तो खनन मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर वो इजिली पास हो। लेकिन यदि निवेश 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, तो उसमें एक चीज है कि उसको पारित करवाने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, उसको पारित करवाने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, उसके माध्यम से ही उसको पारित करवाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भारत में आसान तरीके से निवेश नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर ये कर सकते। और इसके अलावा भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले निवेश है, उसमें होम मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, और 5,000 से करोड़ तक के निवेश के लिए आर्थिक मामलों की कमेटी की जरूरत पड़ती है। ये आपका बेसिकली एफडीआई के बारे में है। तो दो मार्ग आपने देख लिया होगा, एक एफडीआई का स्वचालित मार्ग,
जिसमें आपको किसी प्रकार कोई खास परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली आप उसमें निवेश कर सकते हो। और एक है सरकारी मार्केट, जिसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो आपको आनी चाहिए। अब अगला है वैसे बेसिकली चीज़ें हैं कि FII एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों बेसिकली एक चीज़ है। लेकिन FII के बारे में ध्यान रखना, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई मतलब अब अन्य देश किसी FPI अन्य देश का संस्थागत फर्म होते हैं, मतलब जैसे USA के संस्थागत फर्म होंगे, वो चाहते हैं भारतीय मार्केट में निवेश करें, तो वो क्या है सेबी में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनके अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो FII में उसको अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसमें अगर कोई न्यूनतम निवेश करना चाहता है $50 मिलियन का निवेश करेगा तो FII में आएगा। इसके बाद क्या हुआ कि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं था, इसके लिए आया क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट QFI। QFI में ये कंडीशन हटा दी कि उसका एक अकाउंट होना चाहिए। ऐसे बोला कि QFI में ये है कि कोई विदेशी निवेशक निवेश करना चाहता है तो भारतीय नागरिकों की तरह शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है, उसको अलग से सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, हमने छोटा छोटा निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ अलग अलग फैसिलिटीज दी। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट कि भाई आप एक अकाउंट खुलवाओ और निवेश कर दो भारतीय मार्केट में। फिर कुछ लोगों ने निवेश नहीं किया तो एक और फैसिलिटी दे दी कि ऐसे करो, आप अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट निवेश कर सकते हो सेबी में, और इसके लिए आपको अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, बाद में सबको मर्ज करके FPI में लेके आ गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब वही FPI के अंतर्गत निम्न प्रोविजन रखे गए। अब इनमें थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कुछ टर्म, एक तो चुकता पूंजी, इसको देना है आपको। और सबसे पहले अगर आप बात करो FPI में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये फॉरेन का इन्वेस्टमेंट होता है। FPI के अंदर कुछ कंडीशन हमने रखी है कि देखो, किसी भारतीय कंपनी में चुकता पूंजी के 10% से ज़्यादा निवेश नहीं हो सकता। अब दो शब्द आपसे पहले समझ लो, एक तो चुकता पूंजी, एक अधिकृत पूंजी और एक चुकता पूंजी। अधिकृत पूंजी वो है जिसमें कोई कंपनी इतनी क्षमता है कि अधिकतम शेयर जारी कर सकती है, ये उसकी अधिकतम क्षमता को दिखाता है। और चुकता पूंजी ये उसके इशूड शेयर को दिखाता है, जो उसने इशू कर दिया। शेयरों की वह संख्या जो कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए इशू करती होती है चुकता पूंजी। तो इस चुकता पूंजी के यानी 1,000 शेयर है, तो 1,000 जो शेयर है इसका 10% से ज़्यादा एक निवेशक किसी एक भारतीय कंपनी में निवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसका कारण ये है कि जैसे मान ली एक्स नाम की कंपनी है और कोई विदेशी निवेशक, अगर मान ली कोई विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट को गिराना चाहता है, इस कंपनी को डुबाना चाहता है, तो क्या करता है 50% इसमें निवेश कर देता, अगर मान ली लिमिटेशन नहीं होती, और अचानक से 50% लेकर चला जाता है, इससे एक कंपनी डाउन चली जाती है, भारतीय मार्केट में बेरोजगारी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। इसलिए उन्हें पहले से लिमिट कर दी, 10% से ज़्यादा अलाउ नहीं करें, ताकि अगर 10% को लेके भी भाग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चुकता पूंजी, चुकता मतलब टोटल इशूड शेयर, जो शेयर इशू हो चुके हैं उसमें 10% से ज़्यादा शेयर कोई भारतीय कंपनी में FPI के माध्यम से नहीं करेगा, ये उसकी सीमा है। दूसरा, सभी FPI का कुल निवेश भारतीय कंपनी में एक चीज जानना, ये तो इंडिविजुअल कंपनी के लिए है, एक कंपनी 10% से ज़्यादा नहीं कर सकती। और सभी कंपनियों को मिलाकर है कि सारी विदेशी कंपनियां, जो विदेशी निवेशक आएंगे, वो किसी भारत की एक कंपनी में 24% से ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। अर्थात 76% भारतीयों के पास रहेगा, और अगर निवेश भी होगा तो 24% विदेशियों के पास, अगर उस कंपनी पर कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर सब कुछ ही हम विदेशियों के अलाउ कर देते, 100% अगर विदेशियों को अलाउ कर सकते, तो हो सकता है कि विदेशी उसका नुकसान हमारी मार्केट पर पहुंचा सकते थे, क्योंकि विदेशियों के विश्वास थोड़ा कम रहता है, पता नहीं कब मार्केट डाउन होगा और पैसा लेके भाग जाए। तो ये चीज़ें थी। और गैर सूचीबद्ध कंपनियों में FPI को परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि उन पर निगरानी रखना हमारे बस की बात नहीं थी। ये समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपने समझा होगा FDI, FPI, FII और QFI, इन चार शब्दों को आप इजीली समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं है तो वीडियो में आप कमेंट करें। लेकिन आप सभी से हमारे यही अनुरोध है दोस्तों कि हमारे इन वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा देखें। ये बेसिक सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये क्वेश्चन आती है, हमने इतने में गारंटी दे रहा हूँ, जब भी हमें फ्री लगेगी, मेंस लगेगी, हमारे सारे हम इतनी चीज़ें आपको कवर करवा देंगे जिनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों की तैयारी एक बार अच्छे से करें। ठीक है, इसके बाद आता है ऋण। एक तो आप निवेश के माध्यम से एक ऋण लॉन्ड,
लोन में एक होता है संप्रभु लोन और एक है वाणिज्यिक लोन। संप्रभु लोन का मतलब है हम किसी एक देश से जो अंतर्राष्ट्रीय एक देश से हम लेते हैं, किसी कोई देश हमें फ्रेंडली लेवल पर कुछ क्या करना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है। जैसे जापान है, जापान भारत को 0.25 रुपये की इंटरेस्ट रेट से क्या ले रहा है, भारत में निवेश कर रहा है, भारत को पैसा दे रहा है। तो वो होता है संप्रभु लोन, जो किसी दूसरे देश की सरकार से हम लोन लेते हैं। वाणिज्यिक लोन जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या किसी कंपनी से लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग कंपनी से, तो वो लोन होता है वाणिज्यिक लोन, और ये सामान्यतः महंगा होता है। क्योंकि कोई कंपनी दे रही है तो वो तो आपको पता है किसकी मदद से देगी, वो तो आपको जितना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज़्यादा आपको देगी। तो वो होता है वाणिज्यिक लोन। जैसे चाइना अगर लोन देता है तो संप्रभु लोन होता है, क्योंकि चाइना किसी दूसरे देश को लोन देता है। इसके बाद आते हैं बाद अकाउंट। कुछ अकाउंट ध्यान रखते हैं जो विदेशी हमारे कुछ लोगों का अकाउंट होते हैं। एक होता है FCNR अकाउंट, एक NRE अकाउंट, एक NRO। FCNR मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट, और NRE मतलब नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट, और NRO नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इसके बारे में थोड़ा बेसिकली जाने दें। ये हमने क्या है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई थी ताकि जो विदेश में जो भारतीय लोग रहते हैं उनके पास अकाउंट की कुछ एक्सेस हो, ताकि वो इजीली पैसा डिपॉजिट कर सके, विड्रॉल कर सके। इससे क्या है कि आसानी से हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आ जाए, क्योंकि हमारे लोग अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ईजिली वहाँ से क्या आ जाता है, वो विदेशी मुद्रा के माध्यम से हमें पैसा भेजते हैं। उससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स है वो बढ़ जाता है, वो इकोनॉमिकली काफ़ी हेल्प रहता है। तो इस सुविधा के लिए उनको ये अकाउंट फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करवाई थी, तो इनको एक बार देख लें। जैसे एक है FCNR अकाउंट, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये एक तरह से साध्वी जमा फिक्स डिपॉजिट होती है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब आप एक बार जमा करा एक बार ही निकाल सकते हो जब इसका मैच्योर टाइम होगा, तो सावधि जमा होती है। इसके द्वारा भारत से जो बाहर रह रहे भारतीय हैं, वो उनकी सेवा, उसकी सेविंग को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उनको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी कि आप इसमें जमा करवा दो, आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा और साथ साथ आपका पैसा है वो फिक्स रहेगा। तो इसकी अवधि ये थी कि निश्चित अवधि होती थी कि न्यूनतम 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए आप इसको अलाउ करोगे। लेकिन इस अकाउंट में केवल कुछ ही मुद्राओं तक निवेश कर सकते थे, जैसे डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, इन मुद्राओं तक ही डिपॉजिट करवा सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे ज़्यादा मुद्राओं के लिए अकाउंट नहीं खुला था FCNR। तो इसके जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक ये फिक्स अकाउंट होता है, मिनिमम 1 से 5 साल तक के लिए इसमें निवेश होता है, और दूसरा इसमें कई लिमिटेड मुद्राओं के लिए, किसके लिए, लिमिटेड जो मुद्रा है उन्हीं के लिए इसमें क्या होता है, अकाउंट होता है। ठीक है। एक होता है आपका NRE, ये डिमांड अकाउंट। डिमांड का मतलब कितनी बार जमा करवाओ कितनी बार निकालो, वो होता है डिमांड। जैसे अपना करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ये हमारा डिमांड अकाउंट। डिमांड अकाउंट है ये NRE, और इसके अंतर्गत यह है कि इसका उद्देश्य बाहर जो लोग रह रहे हैं वो इसमें जमा करवा सकते हैं, उनकी बचत को अटैच करने के लिए हमने डिपॉजिट अकाउंट करवा दिया। तो NRE अकाउंट में कोई अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला व्यक्ति है, न्यूजीलैंड में रहने वाला व्यक्ति है, वो है तो भारतीय, उनके पास एक अकाउंट है। तो NRE अकाउंट में क्या करेगा, वो अपना पैसा जमा करवाएगा, यहाँ उसके घर वाले उस पैसे को निकाल लेंगे। इससे क्या है कि हमारे पास विदेशी मुद्राएं आ जाएंगी। और हर मुद्रा, हर प्रकार की मुद्रा, चाहे किसी भी देश की मुद्रा हो, सभी के लिए ओपन है, हर विदेशी मुद्रा के लिए अलाउ है। ठीक है। एक होता है NRO, ये भी मांग है, लेकिन ये हमारे कोई मान लो भारतीय है जो अपनी जमीन जायदाद कुछ बेच के चला गया और USA में रह रहा है, तो वो पैसा भारत से कैसे लेगा, तो उसके लिए हमने एक NRO अकाउंट, यानी कि घरेलू मार्केट से बाहर पैसा भेजने के लिए वो इस मार्केट का यूज कर सकता है। अगर यानी कोई कह रहा है कि भारत से बाहर रह रहा है कोई व्यक्ति और भारत से अगर पैसा मंगवाना चाहता है, तो वो NRO अकाउंट के माध्यम से पैसा मंगवा सकता है। ठीक है। ये आपने देखा होगा। बेसिकली एक चीज और देखो थोड़ा सा, बैंक खाते के बारे में बात करो, एक है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और एक आपका टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ये तो आप सभी जानते हैं कि बैंक में जो हम जाके जमा करवाते हैं वो हमारी तो असेट होती है। क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वो बैंक के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये सारी बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को आपको चुकानी पड़ती है, बैंक आपको वापस देनी पड़ती है। तो इनके आधार वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आते हैं। अगर करंट अकाउंट है इसमें कितनी बार निकाल सकते हो, कितनी बार जमा करवा सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में यह कि जमा
आप कितनी ही बार करा सकते हो, लेकिन निकालने के लिए आप 6 महीने, 10 दिन, 8 दिन, 1 महीने में 4 बार एक ATM से निकाल सकते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 4%। इसी प्रकार होती है टर्म रिकरिंग, यानी कि हर मंथली आप जमा करवा सकते हो, मंथ में एक बार, और निकालने वाला आपका एक बार। इसमें इंटरेस्ट रेट 7% होती है। और फिक्स, इसमें एक बार जमा कर सकते हो, एक बार निकाल सकते हो। जैसे किसी के TD या किसी ने टर्म डिपॉजिट करवाया, फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और बैंक का सब कुछ कहलाया करंट अकाउंट, कैपिटल, ये है पूरा बैलेंस ऑफ, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैं बात करूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा बहुत उल्टी सुल्टी कुछ एरर हो जाए उससे बोलता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज आती है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अगर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हमारे यहाँ पैसा ज़्यादा आया है और गया था, अर्थात हमारा आयात कम हुआ है, निर्यात कम है, यही हुआ इसका मतलब कॉमनली। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव है, शर्त देखो, तो बाजार में इसका मतलब है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है तो हमारे यहाँ आया जाता है। आया क्या होगा हमारे यहाँ? डॉलर, विदेशी मुद्रा। तो इसका मतलब है कि डॉलर हमारे मार्केट में ज़्यादा आ गया। तो डॉलर मार्केट में ज़्यादा आ गया, तो ऐसी स्थिति में है कि डॉलर मार्केट में ज़्यादा आने से डॉलर की कीमत गिर जाएगी। और डॉलर की कीमत गिरने का मतलब है रुपये की कीमत बढ़ जाएगी। रुपये क्या हो जाएगा? अधिमूल्य। जैसे पहले $1 बराबर $50 था, अब $1 बराबर $40, रुपये की वैल्यू बढ़े अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव। लेकिन इससे होगा क्या? इससे निर्यातकों को अपेक्षाकृत कम लाभ। क्यों? अगर रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो निर्यातकों को लाभ कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि $1 बराबर मान लें ₹20, और रुपये की वैल्यू बढ़ करके $1 बराबर ₹10 हो गई, तो ये क्या हुआ? अधिमूल्य, यानी एप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ है? पहले एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, मान लो कोई वस्तु ₹10 की आती है भारत भारत में, तो पहले अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति $1 में एक वस्तु दो वस्तु खरीद लेता था, क्योंकि उसके $1 की कीमत ₹20 थी, तो $1 में दो वस्तु खरीद लेता। तो हमारे निर्यातक दो वस्तुओं को निर्यात करते हैं। लेकिन अब चूंकि डॉलर की स्थिति कमजोर हो गई, तो $1 में केवल एक वस्तु खरीदता है, तो अब हमारे निर्यातक केवल एक वस्तु का निर्यात करेंगे। तो इस आधार पर निर्यात हमारा कम हो जब हमारा अधिमूल्यन हो। इसलिए चाइना अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, कमजोर कर देता है। क्योंकि अगर मुद्रा मान लें कमजोर होगी, जैसे $1 बराबर पहले ₹10 थे, अब 20 हो गए, तो पहले एक वस्तु जा रही है, अब दो जाएंगी। इसलिए व्यापार के निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपया को कमजोर किया जाता है, और चाइना इसका बहुत ज्यादा करता है। इसलिए चाइना की आलोचना की जाती है कि चाइना अपनी मुद्रा की इतनी कमजोर कर देता है कि दूसरे देश के व्यक्ति उसको, दूसरे देश में उसकी मुद्रा आसानी से क्या कर लेती है? कंपटीशन कर लेती है। तो यही बात है कि ये निर्यातकों के लिए अपेक्षाकृत मूल्य, अगर रुपया मजबूत हो रहा है या रुपये का अधिमूल्यन हो रहा है, तो निर्यातकों के लिए हानिकारक है, नुकसानदायी है, हानिकारक है। तो इससे क्या है कि हमारा निर्यात घटेगा, और निर्यात घटेगा तो आपको पता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नकारात्मक होना चालू हो जाएगा। तो इस स्थिति के निपटने के लिए RBI द्वारा मार्केट में थोड़ा इंटरफेयर किया जाता है। और मार्केट में क्या करता है कि भाई रुपये, डॉलर अगर ज़्यादा पड़ा है इसलिए उसकी डॉलर की वैल्यू गिर गई, तो RBI क्या करेगी? अधिशेष जो डॉलर है, जो डॉलर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, उसको खरीद लेगी, उसके बदले रुपये डाल देगी। इससे मार्केट में डॉलर की अधिकता है वो कम हो जाएगी, और डॉलर और रुपया कॉमन सिचुएशन में आ जाएगी। समझ गए? इसके बाद दूसरी सिचुएशन, अगर मान लें बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि डॉलर के बाह्य प्रभाव में वृद्धि, क्योंकि हमने डॉलर बाहर ज़्यादा भेजा है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा। इससे क्या है कि रुपया आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो रुपया कमज़ोर होगा तो इससे आयातकों को हानि है, क्योंकि पहले आयातक $1 के बदले ₹20 देते, अब आयातक $1 के बदले ₹40 देने पड़ेंगे। इससे हमें जो भी हम आयात करेंगे महंगा हो जाएगा। तो इसलिए RBI फिर इसमें हस्तक्षेप करती है, और RBI हस्तक्षेप करके जो मार्केट में डॉलर की कमी है तो मार्केट में और डॉलर भेजती है, ताकि मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो और डॉलर की वैल्यू गिरे। ऐसा ही 1991 में हुआ, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था, तो डॉलर की कमी थी, तो मार्केट में हमारी विनिमय मुद्रा को संतुलन में लाने के लिए हमें डॉलर डालना था, लेकिन उस समय हमारे पास डॉलर अवेलेबल नहीं
विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमें IMF से डॉलर उधार लेने पड़े और उनको मार्केट में डालना पड़ा, तब जाके हमारी व्यापारिक स्थिति सुधरी। तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी। अब इसको लेकर के किसी प्रकार कोई अब क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। तो अर्थात आपसे पूछा जाए कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज़ रहती है, तो एक विदेशी मुद्रा भंडार में अगर देखें तो विदेशी मुद्रा है, जैसे अमेरिका डॉलर होगा, पाउंड हो गया, ये चीज़ें। एक गोल्ड रहता है और एक SDR, ये अभी आपको बताएंगे SDR क्या होता है। ये एक तरह से इकाई है, यूनिट है, यूनिट है IMF की यूनिट है, इसको हम देखेंगे। और एक RTP, ये क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं, ध्यान रखना। RTP का मतलब क्या होता है और SDR का मतलब क्या है, इनको कई बार पूछते हैं। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं। अब आता है SDR का मतलब आपको पता है कि 1969 में IMF ने एक इकाई के रूप में, एक लेखांकन इकाई के, भाई हम कैसे हिसाब रखेंगे, तो एक अकाउंट इकाई के रूप में SDR को स्वीकार किया। SDR मतलब स्पेशल राइट, एक मिनट, SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो ये मुद्रा नहीं, जस्ट एक यूनिट है IMF की। और इस यूनिट में क्या है कि प्रत्येक देश का अपना योगदान होता है, कि जितना वो योगदान देता है उसी अनुपात में उसको SDR अलॉट होती है। जैसे जितना योगदान होता है उसके SDR अलॉट होती है। और SDR के अनुपात में अगर कोई देश जो IMF में मान लें कुछ अपना फंड देना पाता है या कुछ अपने हिस्सेदार देता है, तो उसको 75% तो अपनी मुद्रा में देना पड़ता है, 25% उसको SDR के रूप में देना पड़ता है। अब SDR क्या होता है? SDR मुख्य रूप से एक ग्रुप ऑफ करेंसीज होती है। ग्रुप ऑफ करेंसी, कई करेंसियों से मिलकर के एक SDR बनता है। जैसे अगर एक SDR बनाना है तो उसमें 42, मान लें उसमें डॉलर होंगे 42%, उसमें 32% युआन, 11% युआन और 32% पाउंड, 8% ये इनसे मिलकर के एक क्या बनेगा? SDR। तो अगर मैं बोलूँ कि किसी के पास अगर 1000, अगर एक SDR है तो उसमें 0.42 डॉलर होगा, 0.32 इसमें डॉलर हो गया, पाउंड 0.11 इसमें युआन हो गया, 0.8 इसमें यूरो हो गया और 0.8 इसमें ये हो गया। इन सब से मिलकर के बनता है आपका एक SDR। SDR इज द एक यूनिट है IMF की, ठीक है। करेंसी नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मली यूनिट बोलते हैं। अब होता है RTP, रिवर्स ट्रांस, आपका जो RTP रिवर्स ट्रांसपोजिशन। अब RTP की भी बात करता हूँ। जैसे मान लो, जैसे हर देश का IMF में हिस्सेदारी होती है, तो हर देश की IMF में फिक्स SDR होती है, ठीक है। और उस देश का खुद वो कभी भी उसको निकाल सकता है। तो RTP की अगर मैं बात करूँ तो RTP वो SDR का वो हिस्सा जिसका प्रयोग उस देश ने कर लिया। जैसे मान लो भारत का 5 SDR था IMF में और भारत ने 2 का यूज कर लिया, तो ये 2 यूज किए ना, इनको बोलेंगे RTP। SDR का वो हिस्सा जो किसी देश ने यूज कर लिया, चाहे तो खुद के लिए यूज कर ले, चाहे किसी अन्य देश के लिए यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, भारत के पास 5 SDR है और बांग्लादेश के पास 2 SDR है। बांग्लादेश को 3 SDR की जरूरत है, लेकिन बांग्लादेश के 2 SDR है। तो ऐसी स्थिति में भारत अपना एक SDR बांग्लादेश को दे देंगे। तो या तो अपने लिए यूज करें या दूसरे देश को दे दें। तो जो पैसा यूज किया जाता है उसे बोलते हैं, जो SDR का वह पार्ट यूज कर लिया जाता है उसे बोलते हैं RT, उसे ही बोलेंगे हम RTP, रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसे कर UPSC ने पूछा है, ये RTP इसलिए बता रहा हूँ, ये प्री का क्वेश्चन है RTP, इसलिए इन चीज़ों को हल्के में मत लेना। और SDR भी पूछा गया, ST और PCS ने कितनी बार SDR के बारे में पूछा है। मैडम आपको घटना चक्र करवाती है, उसमें आप देख लेंगे कि आप इजीली इसको देख लेंगे, बहुत अच्छे से बताइए। इसके बाद आपका टॉपिक आता है दोस्तों मुद्रा की परिवर्तनता। इसका वीडियो हमने आपको बना दिया है, आपको सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। मुद्रा की परिवर्तनता को लेकर के सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दी, ये आपको हमने टॉपिक करवा दिया है, आपको मुद्रा परिवर्तनता, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपको क्या ये करवा दिया, ये भी करवा दिया आपका टॉपिक। बैंकिंग आपको करवा दिया पूरा टॉपिक, बैंकिंग का हमने कंप्लीट करवा दिया, इसका वीडियो आपको पहले ही करवा दिया, ये आपको पूरा करवा दिया। तो बैंकिंग आपका कंप्लीट हो चुका है।
तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अब ज़्यादा नहीं, ये पूरा आपको करवा दिया पहला हमने, इसके वीडियोज आपको मिल गए, आरबीआई अच्छे से करवा दिया, ठीक है ना। आरबीआई के वीडियो आपके पास पड़े होंगे, उसको देखें, हमारे पहले के वीडियो में आरबीआई हमने करवा दिया। इसके बाद मौद्रिक नीति वाला करवा दिया हमने आरबीआई के अंतर्गत, ठीक है ना। ये बैंकिंग हो या पूरा आरबीआई हो गया आपका। तो बहुत सारी चीज़ें अब लगभग हमारे 2-3 वीडियो है बटेंगे, उसमें एक है हमारा राजकोष नीति वाला वीडियो आएगा, राजकोष नीति वाला आएगा, राजकोष नीति उसको देखते हैं। ये बैंकिंग वाला करवा दिया दोस्तों में, अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। बैंकिंग हमने आपको अच्छे से करवाया, बहुत विस्तार से वीडियो गए इसके बैंकिंग के। इसके बाद आपका टॉपिक आता है राजकोष नीति। तो कल हम राजकोष नीति इसको डिसाइड करेंगे, कल एक वीडियो में राजकोष नीति पढ़ लेंगे हम, और उसके बाद 1-2 वीडियो हम पॉलिटिक्स आपकी इकोनॉमी को खत्म कर देंगे। बाकी कुछ चीज़ें रहेंगी आपके टॉपिक, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक रहेंगे, और उनको हम करंट के साथ बेसिकली बाद में भी डिस्कशन कर देंगे। लेकिन आपका बेसिकली 90% तक पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा बहुत रहेगा करंट में, हम आपको डिटेल से बताते हैं, तो करंट में रिवीजन की मेंशन उसमें कवर हो जाएगा। बाकी बेसिकली आपका टॉपिक है काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। तो लगभग और 2-3 वीडियो और आएंगे इसके, जिसमें आपकी राजकोष नीति पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम आपको वो इन्फ्लेशन है वो पढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक भी है इसमें, राजकोष नीति हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसमें आपको बजट आ जाएगा, टैक्स वगैरह जो भी आ जाएंगे, टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना, जीएसटी, मुद्रास्फीति। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है मुद्रास्फीति, ये इन्फ्लेशन वाला, ये थोड़ा सा आपको एक वीडियो इसमें लेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, क्योंकि प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बजट और आपका मुख्य रूप से राजकोष नीति और मुद्रास्फीति, ये 2 टॉपिक कट रहे हैं, इनके वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। इस आधार पर हम इकोनॉमी को खत्म कर देंगे। तो 2 वीडियो में या 2 से 3 वीडियो में आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, और 6 से 7 वीडियो हम पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे। तो मेरा टारगेट है जल्दी ये 2 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाए, और फिर कुछ चीज़ें प्री के लिए ध्यान रखना है, कुछ हम प्री के लिए शॉर्ट वीडियोज हमने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए कुछ वीडियोज और बनाई जाएगी आपको, तो उनको एक साथ शेयर कर देंगे ताकि आपका प्री का रिवीजन हो जाए। तो अभी आप इन सारी चीज़ों को फोकस करें। आपसे ज़्यादा ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इन चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, तो इस तरीके से करें। ये हमारा पहली बार प्रयास है महासीरीज के रूप में। अभी हम बहुत सी चीज़ें हम खुद ही सीख रहे हैं, क्या क्या कमी है, और खुद हम अभी तैयारी करते हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर पाते। बट एक आपको एग्जाम को पास होने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो हम सारी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपने अच्छे से यूज किया और चीज़ों को समझा, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, चाहे स्टेट पीछे हो तो यूपीएससी हो। आपको अदर जगह से कोई हेल्प करने की जरूरत, हेल्प देने की जरूरत नहीं है। बस आपको रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हुए चलिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है दोस्तों, कल यानी कि जब ये हम बात करेंगे आज शाम को, मतलब आज शाम को 9 बजे आपके साथ डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन करेंगे हम। जो बीजन की मैगजीन चल रही है हमारी जून का, उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 घंटे का वीडियो, हम 2 घंटे का वीडियो लेकर के उसको भी बहुत जल्दी कवर करें, ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्दी से कवर हो जाए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों टेस्ट सीरीज है और घटना चक्र की जो सीरीज है, सीसेट भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। सीसेट के लगभग 16-17 लेक्चर हो चुके हैं, तो सीसेट का जो डर है आपका वो काफ़ी हद तक हट गया होगा, यदि आपने उसको सही से फॉलो किया हो। तो इसी के साथ इन वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।